हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है नर्सिंग मैनिया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग का ब्लड वाला चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हम लोग ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हमारा एग्ज़ाम का टाइम है। अब हम लोग देखेंगे ब्लड एंड ब्लड डिसऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़। ये आप देख करके, ये आप सॉल्व करके आप देख पाओगे कि आपकी प्रिपरेशन कितनी अच्छी है और आपने जो प्रीवियस चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उससे आपने कितना गेन किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो सबसे आसान क्वेश्चन है। वो इसलिए मैंने रखा है कि एग्ज़ाम की शुरुआत ख़राब नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आने के चांसेस है और सबसे आसान क्वेश्चन भी है। मुझे लगता है ये हर किसी को पता होगा कि ब्लड का पीएच क्या होता है। आपके पास 5 सेकेंड है। तो जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं, ब्लड का पीएच 7.35 से 7.45 होता है। वो स्लाइटली अल्कलाइन होता है और अगर हम एक एवरेज पीएच की बात करें तो 7.4 हम लोग लिखते हैं कहीं कहीं, बट अगर रेंज की बात करें तो 7.35 टू 7.45 रेंज माना जाता है ब्लड के पीएच का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड है एसिडिक सॉल्यूशन, बेसिक सॉल्यूशन, बफर सॉल्यूशन, न्यूट्रल सॉल्यूशन। 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही जवाब है बफर सॉल्यूशन। अब कई लोग बोलेंगे मैम, जब पीएच जो है वो 7.35 से 7.45 था तो ये तो अल्कलाइन सॉल्यूशन हुआ, ये बेसिक सॉल्यूशन हुआ, तो बफर सॉल्यूशन क्यों? तो बफर सॉल्यूशन जो होता है वो एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जो वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस से या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस से मिलकर के बना होता है। और ये सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें अगर हम थोड़ी सी एसिड की मात्रा या थोड़ी सी बेस की मात्रा मिला दें, अल्कलाइन की मात्रा मिला दें, तो हमारे सॉल्यूशन के पीएच पे कोई असर नहीं पड़ता। तो ब्लड हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें अगर हम थोड़ा सा एसिड या थोड़ा सा अल्कलाइन सॉल्यूशन मिला भी देते हैं तो भी हमारे ब्लड के पीएच पे जल्दी असर नहीं पड़ता है। इसलिए हम लोग ब्लड को क्या कहते हैं? ब्लड एक बफर सॉल्यूशन है। तो इसका सही जवाब क्या है? बफर सॉल्यूशन। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन पे। बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, बिलीरुबिन किससे बनता है? हीम से, ग्लोबिन से, ट्रांसफेरिन से या गैस्ट्रोफेरिन से? 5 सेकेंड है आपके पास। तो जो हम लोगों ने आरबीसी वाला चैप्टर पढ़ा था उसमें हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। हम लोगों ने देखा था डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। उसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हमारा ब्लड है, जो हमारा हीमोग्लोबिन है एग्जैक्टली, वो टूटता है 2 बार पार्ट में। इसको हम लोग यहाँ डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, यहाँ खाली हम लोग क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं तो हम थोड़ा सा सिर्फ बताएंगे। हीम और ग्लोबिन में टूटता है। जो हमारा हीम है उसमें क्या होता है, आयरन और बिलीवर्डिन अलग हो जाता है। उसमें हमारा आयरन और बिलीवर्डिन अलग हो जाता है। आयरन जो है हमारा वो यूटिलाइज हो जाता है दूसरा हीमोग्लोबिन बनने में या दूसरा आरबीसी फॉर्मेशन में, और जो बिलीवर्डिन है वो फर्दर बिलीरुबिन बनता है। और ग्लोबिन की अगर हम बात करें तो ग्लोबिन क्या होता है, वो एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, सिंथेसाइज हो जाता है और उसके बाद वो बॉडी द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ अगर हम बात करें बिलीरुबिन किससे बन रहा है, तो बिलीरुबिन हमारा हीम से बन रहा है। तो इसका सही जवाब होगा हीम। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सेसिव हीमोलाइसिस में रिजल्ट इन द एक्यूमुलेशन ऑफ विच सब्सटेंस? तो हीमोलाइसिस पहले क्या है? हीमोलाइसिस होता है टूटना। हीमोलाइसिस होता है आरबीसी का टूटना। तो अगर आरबीसी बहुत ज़्यादा मात्रा में टूट रही है तो कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो बॉडी में बढ़ेगा?
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप लोगों ने प्रीवियस चैप्टर सारे देखे हैं ब्लड से रिलेटेड तो आप बिल्कुल इसको आंसर कर पाएंगे। 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही जवाब है बिलीरुबिन। इसका सही जवाब है बिलीरुबिन। अब बिलीरुबिन क्यों है इसका जवाब? देखिए बात समझिएगा कि हीमोलाइसिस मतलब होता है आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत तेज़ी से आरबीसीज टूट रहे हैं। अब जब आरबीसी टूटेगा तो हमारा क्या बनेगा? हीम और ग्लोबिन। ठीक है, हीम हमारा आयरन और बिलीवर्डिन होगा और ग्लोबिन जो है एमिनो एसिड बनेगा। अब देखो क्या होगा, आयरन तो हमारा यूटिलाइज हो जाएगा दूसरा आरबीसी बनाने में, एमिनो एसिड जो है हमारा यूटिलाइज हो जाएगा बॉडी द्वारा, बचा हमारा क्या? बिलीवर्डिन, जो बाद में बिलीरुबिन बन जाएगा। ठीक है, बिलीवर्डिन जो है वो बिलीवर्डिन के फॉर्म में ही हमेशा नहीं रहता है, वो क्या बन जाता है? बिलीरुबिन, वो चेंज होके बन जाता है बिलीरुबिन। तो जब एक्सेसिव हीमोलाइसिस होने लगी, जब बहुत ज़्यादा आरबीसी टूटने लगेंगे तो बाकी सारे प्रोडक्ट जो है वो यूटिलाइज हो जा रहे हैं और हमारे पास बच क्या रहा है? हमारे पास बच रहा है सिर्फ बिलीरुबिन। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बिलीरुबिन। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच प्लाज्मा प्रोटीन मेंटेन ऑन्कोटिक प्रेशर। 5 सेकेंड है आपके पास, जवाब दे दीजिए। तो इसका सही जवाब है एल्ब्यूमिन। अब देखिए ऑन्कोटिक प्रेशर क्या होता है? ऑन्कोटिक प्रेशर जो होता है, जो एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में अगर हम ब्लड की भी बात नहीं करते हैं, हम बात करते हैं सिर्फ एक किसी सॉल्यूशन की, कोई एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में जो उसके कोलाइड्स होते हैं वो जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं, वो जो ऑस्मेटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं उसको हम लोग कहते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर। अब अगर हम सॉल्यूशन में ब्लड को लेते हैं कि ब्लड एक सॉल्यूशन है, तो ब्लड में हमारे कोलॉइड्स कौन होते हैं? प्लाज्मा प्रोटीन्स। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स हमारे जो ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट करते हैं उसको हम लोग ऑन्कोटिक प्रेशर कहते हैं। अब आप सोचो कि प्लाज्मा प्रोटीन तो एल्ब्यूमिन भी है, ग्लोब्यूलिन भी है, फाइब्रिनोजन भी है, तो एल्ब्यूमिन है क्यों? तो देखिए इसका 2 रीज़न है। सबसे पहला तो एल्ब्यूमिन जो है सबसे स्मॉलेस्ट जो है प्लाज्मा प्रोटीन है, और दूसरा इसका रीज़न है कि एल्ब्यूमिन जो है वो सब जितने प्लाज्मा प्रोटीन है उसमें सबसे ज़्यादा एल्ब्यूमिन पाया जाता है। लगभग 54% जो है टोटल प्लाज्मा प्रोटीन में एल्ब्यूमिन ही होता है। तो एक बड़ी मात्रा में, सबसे बड़ी मात्रा में जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो हमारा एल्ब्यूमिन है। तो जो सबसे ज़्यादा ऑन्कोटिक प्रेशर क्रिएट करता है या मेंटेन करता है, या उसको मेंटेन करता है या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा एल्ब्यूमिन ही है। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा एल्ब्यूमिन। 6th क्वेश्चन, लाइफ स्पैन ऑफ फीटल आरबीसी। 5 सेकेंड्स। ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने एग्ज़ाम में गलत किया होगा, बहुत बार आया भी है, बहुत लोगों ने गलत भी किया होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में लोग क्या करते हैं, लाइफ स्पैन ऑफ आरबीसी देख के बस 120 डेज़ ठोक देते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक छोटा सा ये जो फीटल लिखा हुआ है ना, ये कभी कभी बहुत से लोगों को दिखता नहीं है, या एग्ज़ाम के प्रेशर में कभी कभी नहीं दिखता। तो जो फीटल आरबीसी का लाइफ स्पैन है वो होता है 80 डेज़। उसका जो है लाइफ स्पैन थोड़ा शॉर्टर होता है अगर हम कंपैरिजन करें एडल्ट आरबीसी के लाइफ स्पैन के, तो वो थोड़ा शॉर्टर होता है। और उसको अगर हम एक्यूरेटली अगर हम मेज़र करें या हम एवरेज उसको बताना चाहें या एक्सप्रेस करना चाहें तो हम उसको 80 डेज़ में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th, कि रेड ब्लड कॉर्पसेस आर फॉर्म्ड इन होगा, बेसिकली ये ऑकर्स लगता है, गलती से लिखा गया। ओके, नो प्रॉब्लम। तो पहले तो हीमेटोपोइसिस क्या होता है? हीमेटोपोइसिस एक प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है
आरबीसी का फॉर्मेशन, आरबीसी का बनना और उनका मैच्योर होना, इस पूरे प्रोसेस को जो है हम लोग हेमेटोपोइसिस कहते हैं। इस पूरे प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस कहते हैं। तो कभी कभी ऐसे भी पूछ सकता है कि आरबीसी कहाँ फॉर्म होती है या कहाँ बनती है। ये तो एकदम सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन हो गया। और अगर थोड़ा सा घुमा के पूछना चाहे तो वो पूछ सकता है एग्जामिनर कि हेमेटोपोइसिस कहाँ होता है। तो हेमेटोपोइसिस भी आपको पता होना चाहिए कि हेमेटोपोइसिस क्या होता है। तो हेमेटोपोइसिस कहाँ होता है, तो इसका सही जवाब, मुझे तो लगता है कि हर किसी को पता होगा, इसका सही जवाब होता है बोन मैरो में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आरबीसी आर सिंथेसाइज्ड इन एम्ब्रियोनिक लाइफ इन द, जो आरबीसी है, जब बच्चा जो है एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है तो उसकी आरबीसी कहाँ बनती है। जब एम्ब्रियो के फॉर्म में रहता है तो उसकी आरबीसी कहाँ बनती है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है येलो बोन मैरो, रेड बोन मैरो, यॉर्क सैक और किडनी। यू हैव 5 seconds। तो इसका सही जवाब है यॉर्क सैक। देखिए ये जो हेमेटोपोइसिस है, जो हेमेटोपोइसिस फीटल में होता है, इसके अलग अलग स्टेजेस होते हैं। तो अगर हम बात करें एम्ब्रियोनिक पीरियड मीन्स 0 to 2 month, अगर हम बात करें जब इंट्रा यूट्राइन लाइफ की, जब बेबी एब्डोमेन में है, तो जो आरबीसी का फॉर्मेशन है या हेमेटोपोइसिस है वो यॉर्क सैक में होता है। अगर हम बात करें 2 to 6 month ऑफ इंट्रा यूट्राइन लाइफ, तो हेमेटोपोइसिस जो है लिवर में होता है। और आफ्टर हम 6 month की बात करें, आफ्टर 6 month ऑफ प्रेगनेंसी, जो बच्चे का हेमेटोपोइसिस है, जो फीटस का हेमेटोपोइसिस है, वो होता है रेड बोन मैरो में, रेड बोन मैरो में, और वो भी सभी बोन्स की। ठीक है, तो ये एक जो इसके बारे में हम लोगों ने अपने चैप्टर में डिटेल में पढ़ा है, तो यहाँ पे हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। यहाँ पे हम खाली इसको मार्क करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है आरबीसी कहाँ बनता है, यॉर्क सैक में। आगे बढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन इज़ अ टाइप ऑफ, हीमोग्लोबिन क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, स्किन पिगमेंट है या विटामिन है। आपके पास 5 सेकेंड है। तो इसका सही जवाब है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अब हीमोग्लोबिन को रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं। आप जानते होंगे कि हीमोग्लोबिन में जो है वो एक पोरफायरिन नाम का पिगमेंट होता है, हम लोगों ने पढ़ा है पिछले चैप्टर्स में। तो वो ब्लड को जो है कलर देता है। तो एक तरफ से ये पिगमेंट तो हो गया। अब रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्यों कहते हैं, तो इसका रीज़न ये है कि हीमोग्लोबिन जो है हमारा, वो कैरी करता है ऑक्सीजन को और लेके जाता है हमारी हर एक सेल्स तक। वो कैरी करता है, हमारे आरबीसी जो है वो ऑक्सीजन को और कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली दोनों को कैरी करता है। तो पहले तो वो ऑक्सीजन को कैरी करके हर सेल तक ले जाते हैं, फिर सेल से कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ले करके वापस से लंग तक आते हैं। तो जो एक पूरा प्रोसेस है रेस्पिरेशन का, एक श्वसन का जो पूरा प्रोसेस है, इसमें हमारे हीमोग्लोबिन का एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें हीमोग्लोबिन का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए अगर हम इसको कहेंगे तो इसको हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट कहेंगे। कार्बोहाइड्रेट से इसका कोई लेना देना नहीं है, स्किन पिगमेंट ये है नहीं और विटामिन ये है नहीं। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन क्या हो गया, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। अगला क्वेश्चन है ब्लड इन्वेस्टिगेशन टू असेस प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस अच्छी है या ख़राब है, ये बताने के लिए कौन सा ब्लड इन्वेस्टिगेशन है, या किस ब्लड इन्वेस्टिगेशन को हम कह सकते हैं कि इसकी रिपोर्ट बता देगी कि पेशेंट का प्रोग्नोसिस अच्छी है या नहीं अच्छी है। 5 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब है ESR, एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। ESR जो है वो हमारा सिर्फ पेशेंट की प्रोग्नोसिस ही नहीं बताती, ये इसके अलावा अगर हम पूछेंगे इन्फ्लामेटरी मार्कर
कौन बताता है कि बॉडी में कहीं भी इन्फ्लामेशन है, तो वो भी ESR है, और प्रोग्नोसिस मार्कर कौन है, तो वो भी ESR ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आ रहा है, कौन सा ऐसा सेल है जिसमें हॉर्स शू शेप का न्यूक्लियस होता है, यानी केंद्रक होता है। तो बेसिकली ये पूछना चाह रहा है कौन सा ऐसा WBC सेल है, ठीक है, जिसका जो केंद्रक है वो हॉर्स शू शेप्ड, या कह सकते हैं किडनी शेप्ड कह सकते हैं, होता है। 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही जवाब है मोनोसाइट। मोनोसाइट जो है उसका न्यूक्लियस जो है वो हॉर्सशू शेप्ड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ल्यूकोपीनिया, ल्यूकोपीनिया का क्या मतलब होता है? 5 सेकेंड है आपके पास। ये सबसे आसान क्वेश्चंस में से है। ल्यूकोपीनिया का मतलब होता है डिक्रीज्ड इन WBC काउंट। आशा करती हूँ कि आप सभी ने इसका सही जवाब दिया होगा। WBC की जो नॉर्मल वैल्यू है वो 4000 to 11000 तक होती है। तो अगर हमारे WBC की नॉर्मल वैल्यू 4000 से कम है तो हम उसको कह सकते हैं पेशेंट को ल्यूकोपीनिया है। ठीक है, अब अगर पेशेंट का WBC काउंट 11000 से ज़्यादा है तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए आगे बढ़ते हैं। विच एमंग द फॉलोइंग डू द फेगोसाइटिक एक्शन? जो हमारा फेगोसाइटिक एक्शन बॉडी में होता है, कौन सी सेल, इनमें से कौन सी सेल उसके लिए जिम्मेदार है? तो बॉडी में जो हमारा फेगोसाइटोसिस होता है उसके लिए हमारी जिम्मेदार जो है वो है न्यूट्रोफिल्स। फेगोसाइटोसिस जो है या फेगोसाइटिक एक्शन क्या होता है कि जब भी कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है तो उसको डिस्ट्रॉय करके इंगल्फ कर लेने वाली जो प्रोसेस होता है उसको फेगोसाइटोसिस कहते हैं। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है वैसे। ठीक है, उसमें न्यूट्रोफिल्स होते हैं, आपके मोनोसाइट्स होते हैं और माइक्रोफेजेस होते हैं। तो ये लोग का काम क्या होता है, ये डिस्ट्रॉय करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को और इनगल्फ कर लेते हैं। तो ये जो प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा, इसके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा। तो इन सब में अगर बात की जाए कि इन सब में ऐसे कौन सा सेल होता है जो कि ये करता है, तो वो होता है न्यूट्रोफिल्स। वो होता है न्यूट्रोफिल्स। आगे बढ़ते हैं। एक ग्रैन्युलोसाइटोसिस जो होता है वो इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय, किस में होता है? ठीक है, एब्डोमिनल पेन, चेंजेस इन लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, स्टिफनेस ऑफ नेक एंड ल्यूकोपीनिया। यू हैव 5 सेकेंड्स। तो इसका सही जवाब है ल्यूकोपीनिया। अब ल्यूकोपीनिया आपने पढ़ा है अभी, आप लोग इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन था वो आपने देखा है कि ल्यूकोपीनिया क्या कंडीशन होती है। WBC काउंट जब हमारा कम हो जाता है तो उसको ल्यूकोपीनिया कहते हैं। तो हमारी जो WBC है वो ग्रैन्युलर एंड ए ग्रैन्युलर फॉर्म में होती है। तो जो हमारा ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स है, जब उसकी मात्रा जब कम होती है, जब हमारे ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स की मात्रा कम होती है तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस। ठीक है, अब हमारे ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स कौन है और ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स कौन है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर भी हम बता देते हैं कि हमारे ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स जो होते हैं वो न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल और बेसोफिल्स होते हैं। बाकी जो दो बचे हमारे होते हैं लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट्स, ये हमारे ए ग्रैन्युलर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। ठीक है, तो ए ग्रैन्युलोसाइटोसिस जो होता है ये हमारा ल्यूकोपीनिया में पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन ऑकर्स एज पेंटामेरिक स्ट्रक्चर? कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है
जिसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है। पेंटामेरिक को आप कह सकते हो पंचकोणीय, पंचभुजीय, जो भी आप समझ सकते हो। और अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो आप समझ सकते हो जैसे स्टारफिश जैसा शेप होता है या फिर स्टार जैसा शेप होता है। तो कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जिसका पेंटामेरिक स्ट्रक्चर होता है? आपके पास 5 सेकंड है। तो इसका सही जवाब है आईजीएम। आईजीएम का शेप जो होता है वो लगभग आप समझ लो इस टाइप से होता है, ठीक है। तो वो इस स्ट्रक्चर को हम लोग पेंटामेरिक स्ट्रक्चर कहते हैं। इसको आप ऐसे देखोगे तो ये एक स्टार जैसा दिखता है, ठीक है। इसलिए इस स्ट्रक्चर को पेंटामेरिक स्ट्रक्चर कहते हैं, आईजीएम। आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट इन सीरम इज, कौन सा ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो सबसे ज़्यादा मात्रा में सीरम में पाया जाता है? 5 सेकेंड है आपके पास। तो सही जवाब है आईजीजी। आईजीजी। अब आईजीजी को हम क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है, सॉरी। इसके अलावा ये भी पूछ सकता है कि प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबिन किसे कहते हैं। इसके अलावा एक तीसरा क्वेश्चन बनता है कि ग्रेट इम्यूनोग्लोबिन किसे कहते हैं। तो आप देख रहे हो कि एक ही क्वेश्चन से 3 अलग अलग क्वेश्चन बन रहे हैं और उसमें कभी कभी बच्चे कंफ्यूज हो भी जाते हैं। तो इन तीनों का आंसर एक ही होगा, आईजीजी। अब इसको हम लोग प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबिन कहते क्यों हैं? क्योंकि जितने हमारे बॉडी में इम्यूनोग्लोबिन प्रेजेंट है उसके 80% इम्यूनोग्लोबिन जो है हमारे आईजीजी ही होते हैं। इसी वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है ये कवर करते हैं, इसलिए हम प्रिंसिपल इम्यूनोग्लोबिन, ग्रेट इम्यूनोग्लोबिन, या डायरेक्टली अगर पूछा जाए तो कौन से ऐसे इम्यूनोग्लोबिन है जो सबसे ज़्यादा सीरम में पाए जाते हैं, तो उसका आंसर होगा आईजीजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विच इम्यूनोग्लोबिन कैन क्रॉस द प्लेसेंटा, अब कौन सा ऐसे इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस कर सकते हैं? ये सब आपने पढ़ा है और मुझे विश्वास है कि आप इसका आंसर कर पाओगे। तो इसका सही जवाब है आईजीजी। सेम वही जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, सिर्फ वही एक ऐसा इम्यूनोग्लोबिन है जो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बेबी में, मदर टू बेबी में जा सकता है और बेबी में भी इम्यूनिटी पैदा कर सकता है। आपके लिए याद करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा आप अगर इन दोनों को एक साथ रिलेट करके पढ़ सको। इसके अलावा भी आईजीजी, आईजीएम, आईजी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, जितने इम्यूनोग्लोबिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमने अपने इम्यूनोग्लोबिन वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो आशा करती हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपने गलत नहीं किया होगा। आगे बढ़ते हैं। ब्रेस्ट मिल्क में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन पाया जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। तो ब्रेस्ट मिल्क में जो सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला इम्यूनोग्लोबिन है वो होता है आईजीए। वो होता है आईजीए। इसके बारे में मुझे नहीं लगता कि बहुत डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है, ये सब आपने पढ़ा हुआ है। थोड़ा थोड़ा बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं। जो नेचुरल किलर सेल्स प्रेजेंट होती है हमारे बॉडी में वो किस तरह की इम्यूनिटी की एग्जाम्पल होती है? 5 सेकेंड है आपके पास। तो वो एग्जाम्पल होती हैं इन्नेट इम्यूनिटी की। इन्नेट इम्यूनिटी क्या होता है आपको पता होगा। अगर हम शाब्दिक अर्थ देखें तो इन्नेट इम्यूनिटी को कहते हैं हम लोग जन्मजात इम्यूनिटी। जन्मजात जो हम बीमारियों से लड़ने की क्षमता जो हम ले के आते हैं, जिसके साथ हम पैदा होते हैं, वो होती है इन्नेट इम्यूनिटी। तो जो हमारी नेचुरल किलर सेल्स हैं वो
एक तरह से इन्नेट इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो इसका सही जवाब है इन्नेट इम्यूनिटी। आगे बढ़ते हैं 20th क्वेश्चन कि जो HIV से अफेक्टेड पेशेंट है उसकी कौन सी इम्यूनिटी अफेक्टेड होती है। 5 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब है सेल्यूलर इम्यूनिटी। WBC वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है, अगर नहीं देखे उस चैप्टर को तो आप जाके एक बार देख लेना, उसमें हम लोगों ने डिटेल में देखा है। बट इम्यूनिटी जो होती है वो 2 तरह की होती है, सेलुलर और ह्यूमरल। उसके बारे में हम लोगों ने वहाँ डिटेल में बात की है। बेसिकली अगर हम HIV पेशेंट की बात करें तो HIV पेशेंट में जो है CD4 काउंट कम हो जाता है और ये जो है पूरा सेल्यूलर इम्यूनिटी के अंदर आता है। उसकी सेल्यूलर इम्यूनिटी कम होने से हमारा CD4 काउंट लेवल और CD8 काउंट लेवल कम होता है। तो ये हो गया HIV पेशेंट में कौन सी इम्यूनिटी अफेक्ट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि DPT वैक्सीनेशन से जो है जो हम इम्यूनिटी गेन करते हैं वो किसका एग्जाम्पल है। इम्यूनिटी एक्वायर्ड बाय DPT वैक्सीनेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। 5 सेकेंड है आपके पास। तो इसका सही जवाब है एक्टिव इम्यूनिटी। आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। कभी भी DPT वैक्सीन, TT वैक्सीन, BCG वैक्सीन, कोई भी वैक्सीन लिखे, वैक्सीन से जो हमारे अंदर इम्यूनिटी डेवलप होती है उसको कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। तो उसका आंसर होगा एक्टिव इम्यूनिटी। कंफ्यूज करने के लिए अलग अलग वैक्सीन का नाम लिख देते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं कि आर्टिफिशियली एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ ऑब्टेन्ड बाय। जो आर्टिफिशियली हम इम्यूनिटी ऑब्टेन करते हैं, हम एक्वायर करते हैं मतलब हम हासिल करते हैं, ठीक है, वो किसके द्वारा होती है। 5 सेकेंड है आपके पास। इसका सही जवाब है इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स। इम्यूनाइजेशन विथ एंटीबॉडी रिस्पॉन्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब है हर्ड इम्यूनिटी इज़ नॉट यूज़फुल इन प्रिवेंशन ऑफ। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जिसमें हमारी हर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करती है उसके बचाव में। 5 सेकेंड है आपके पास। आई थिंक ऑप्शन क्लियर होंगे, आपको दिख रहे होंगे क्लियर कट। तो इसका सही जवाब है टिटनेस। अब सबसे पहले हम जान लें हर्ड इम्यूनिटी होती क्या है। हर्ड इम्यूनिटी एक तरह से होती है कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। जैसे कोई भी कम्युनिटी में कोई एपिडेमिक फैला हुआ है और जब उससे रिकवर होते हैं और जब कम्युनिटी के सारे लोगों में उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है तो वो इम्यूनिटी जो है, उस इम्यूनिटी का जो फॉर्म होता है उसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो ऐसी कौन सी बीमारी है जिसमें हमारी ये कम्युनिटी एक्वायर्ड इम्यूनिटी काम नहीं करती है, वो नहीं बचा पाएगी हमें उस बीमारी से, तो वो होता है टिटनेस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डिक्रीज नंबर ऑफ प्लेटलेट्स इज कॉल्ड। प्लेटलेट की कम मात्रा, नॉर्मल से कम मात्रा को कौन सी कंडीशन कहते हैं। तो उसको हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आप लोग जानते होंगे कि प्लेटलेट का जो नॉर्मल काउंट है वो 1.5 लाख से लेकर के 4.5 लाख पर क्यूबिक मिलीमीटर होता है, सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर, ठीक है। तो अगर हमारा प्लेटलेट काउंट कम है, नॉर्मल वैल्यू से कम है, तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अब अगर नॉर्मल से जो हमारा लेवल है उस लेवल से अगर ज़्यादा है, हमारे अंदर बहुत ज़्यादा प्लेटलेट है, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या कहेंगे, उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं थ्रोम्बोसाइटोसिस, ठीक है।
तो यहाँ इसका आंसर ये नहीं है, यहाँ इसका आंसर ये है, क्योंकि यहाँ हमने बात की है कि प्लेटलेट की मात्रा कम होने को कौन सा कंडीशन कहते हैं, तो वो हो गया थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, और लेकिन ब्लड से अभी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन थे जो मुझे पसंद आए और मुझे लगता था कि इन्हें पूछना चाहिए, तो इसके लिए मैंने एक पार्ट 2 भी प्रिपेयर किया है। अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। और मुझे लगता है कि आप अगर पिछला सारा वीडियो देखे हो तो आप उसमें भी अच्छा कर पाओगे। इसमें भी मुझे लगता है ये 25 क्वेश्चन में से आप 22-23 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही किए होगे। ठीक है, तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन पूछते हैं, उसका आंसर देखते हैं कि आपको पता है कि नहीं। ड्यूरिंग क्लॉटिंग द प्रोथ्रोम्बिन इज चेंज टू थ्रोम्बिन इन द प्रेजेंस ऑफ। क्लॉटिंग के प्रोसेस में, ब्लड के थक्के जमने के प्रोसेस में जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदलता है वो किसकी उपस्थिति में बदलता है, किस चीज़ की उपस्थिति अनिवार्य है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में बदलने के लिए। 5 सेकेंड है आपके पास। तो ब्लड क्लॉटिंग वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है इसके बारे में डिटेल से कि क्लॉटिंग के क्या क्या प्रोसेस होते हैं, किस में क्या क्या फैक्टर्स यूज़ होते हैं, टोटल कितने क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, इस और भी इससे रिलेटेड मेडिसिन क्या क्या है, थ्रोम्बोसिस क्या है, एम्बोलिज्म क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप बिल्कुल एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। समय निकाल के कहीं से भी 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट आप उस चैप्टर को ज़रूर देख लीजिएगा। तो इसका सही जवाब है कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। कैल्शियम एंड थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ हम क्लॉटिंग पूरी प्रोसेस के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है और ऑलरेडी वीडियो बहुत लेंदी हो चुकी है। तो चलिए आप ज़रूर बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।